हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th व्याकरण से रचना के आधार पे वाक्य के भेद हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। आज हमको पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वाक्य के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं। पहले हम थोड़ा सा वाक्य के बारे में जान लें तो हम सभी जानते हैं कि जब बहुत सारे सार्थक शब्द जब एक साथ मिलते हैं, जब बहुत सारे सार्थक शब्द जब एक साथ मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक शब्द जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? एक वाक्य का निर्माण होता है। मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि कई सार्थक शब्द मिलके एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो जब कई वर्ण एक साथ मिलते हैं तो शब्द बनता है, और जब कई सार्थक शब्द जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक वाक्य का निर्माण हो जाता है, यानी एक वाक्य हो जाता है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। केवल एक शब्द से हम अपनी बातों को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वाक्य भी समझिए एक अपने भाषा को दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होता है वाक्य, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। वाक्य आप जान गए कि जब बहुत सारे सार्थक शब्द एक साथ मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। अब वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं जो मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? वाक्य के मुख्य अंग दो होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, अंग। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब थोड़ा सा आप उद्देश्य और विधेय को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उद्देश्य में और विधेय में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उद्देश्य के जितने भी वाक्य मिलेंगे आपको, जितने भी वाक्य मिलेंगे उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय जरूर होगा। एक से अधिक भी उद्देश्य हो सकते हैं एक वाक्य में, और एक से अधिक भी विधेय हो सकते हैं एक वाक्य में। लेकिन उद्देश्य और विधेय मिलके ही वाक्य का निर्माण करते हैं। ये दोनों मुख्य अंग है वाक्य के। इनके बिना वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो उद्देश्य क्या होता है? बहुत सरल भाषा में मैं समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बार मैं देखी हूँ कि बच्चे जल्दी उद्देश्य और विधेय समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रही हूँ कि जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करता है वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य कौन होता है? जो भी कार्य करता है वह उद्देश्य होता है। और उसके द्वारा किया गया जितना भी कार्य होता है, यानी उद्देश्य तो कार्य कर रहा है, वह उद्देश्य हो गया। अब वह उद्देश्य क्या कार्य कर रहा है, यानी उसके द्वारा किया गया जितना भी कार्य होगा वह विधेय होता है। उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय होता है। यानी बहुत बार बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि मैम, तो इसको हम कर्ता और क्रिया भी तो कर सकते हैं कि उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय जो है वह क्रिया होता है। लेकिन नहीं, क्रिया एक बार में एक ही क्रिया होती है। जैसे कि हंसना है, बोलना है, नाचना है, गाना है,
इनको अलग अलग रूपों में हम क्रिया कह सकते हैं कि हंसना अलग क्रिया हो गया, गाना अलग क्रिया हो गया, खेलना अलग क्रिया हो गया। लेकिन विधेय क्या होता है? उद्देश्य के द्वारा जितना भी किया गया कार्य होता है वह सब विधेय कहलाता है। उद्देश्य जैसे कि राधा नाचती गाती है, राधा उद्देश्य हो गई और उसके द्वारा किया गया कार्य यानी नाचना गाना दोनों एक साथ विधेय हो गया। यानी उद्देश्य के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। यह वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। बोर्ड के पेपर में कई साल का मैं पेपर देख चुकी हूँ, इसमें अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं। तो वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जो कार्य करता है वह वाक्य का उद्देश्य होता है और उसके द्वारा जो भी किया गया कार्य होता है वह विधेय कहलाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि उसने खाना खाया, वाक्य में उद्देश्य क्या हुआ? तो खाना कौन खाया? उसने वाक्य का उद्देश्य हो गया और खाना खाया वाक्य का विधेय हो गया। इस तरह हम वाक्य से उद्देश्य और विधेय अलग अलग छांट लेते हैं। तो अब हम वाक्य के बारे में जान गए कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी कई सार्थक शब्द जब एक साथ मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य जो कार्य करता है और उसके द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं यानी कितने प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंग में और प्रकार में अंतर है। वाक्य का अंग यानी उसके बिना वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सारे वाक्य में उद्देश्य और विधेय होना जरूरी है। तो यह अंग हो गए। अब हमको भेद और प्रकार देखना है। तो वाक्य के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं? तो दो। पहला तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ये आपके क्लास 9th का सिलेबस है, ये 9th में पढ़ाया जा चुका है आपको, कि जो भी हम वाक्य बोलते हैं तो निरर्थक तो होता नहीं है। हमारे थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं इसको समझा दे रही हूँ क्योंकि हमको इस वीडियो में रचना के आधार पर पढ़ना है। तो रचना के आधार में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ के आधार पे थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ कि जो भी हम वाक्य बोलते हैं तो उसका कुछ न कुछ अर्थ तो निकलता ही निकलता है और उसी अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांट दिया गया है। जो भी हम वाक्य बोलते हैं तो उसका कुछ न कुछ तो अर्थ निकलता ही है और उसी अर्थ के आधार पे वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांट दिया गया है, जो यह आपके 9th का सिलेबस है। हमको इसमें वाक्य का दूसरा भेद यानी रचना के आधार पर, ये जो आपके क्लास 10th का सिलेबस है और किस किस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के पेपर में, इसका मैं 3 या 4 वीडियो बनाऊंगी। आप पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखते हैं तो पक्का है कि जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में, सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे। अगर आप इससे संबंधित सारा वीडियो देख लेते हैं तो पक्का है कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका सही आंसर दे सकते हैं। तो हमको इस वीडियो में क्या पढ़ना है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अभी तक हम क्या पढ़े? वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने मुख्य अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। हमको इसमें इसका दूसरा प्रकार पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। आइए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर मैं बताई हूँ कि 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मैं एक एक एग्जाम्पल में यहाँ थोड़ा थोड़ा समझा दे रही हूँ, बाकी एक एक
वाक्य आराम से आपको फिर अच्छे से डिफिनेशन के साथ समझाया जाएगा। सरल वाक्य किसे कहते हैं, क्या होता है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, कैसे पहचाना जाता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, ये सारा हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ सबके बारे में मैं पहले समझा दे रही हूँ कि सरल वाक्य क्या होता है। एक ही एग्जाम्पल को देखिए, मैं कैसे तीनों में बदल देती हूँ यहाँ पे कि राधा नाचती गाती है, यह हमारा सरल वाक्य हो गया। राधा नाचती गाती है, यह हमारा कौन सा वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगर इसको संयुक्त में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे, राधा नाचती है, राधा नाचती है और गाती है, और गाती है। अब इस तरह का अगर वाक्य आपके सामने आता है तो वह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब इसको हमको मिश्र में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे कि जो नाचती गाती है, जो नाचती गाती है वह राधा है, वह राधा है। आप ध्यान देंगे कि वाक्य एक ही है, लेकिन राधा नाचती गाती है हमारा सरल वाक्य हो जाए। अब कैसे होगा, आप घबराइए मत, एक एक वाक्य आपको अलग अलग परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। राधा नाचती गाती है हमारा सरल वाक्य हो गया, राधा नाचती है और गाती है हमारा संयुक्त वाक्य हो गया, और जो नाचती गाती है वह राधा है, यह हमारा मिश्र वाक्य हो गया। इस तरह से हम वाक्य को पहचानते हैं। अब हम शुरू से आपके पहले वाक्य से पढ़ेंगे, सरल वाक्य की परिभाषा कैसी होती है, कैसे समझा जा सकता है, उसका उदाहरण कैसे समझा जा सकता है। अब एक एक करके हम आपको अच्छे से समझाएंगे। देखिए, रचना के आधार पे वाक्य के भेद में पहला हमारा वाक्य है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य में अगर इसकी परिभाषा पूछी जाए तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक विधेय होता है। यह रही आपकी सरल वाक्य की परिभाषा, एक विधेय होता है। अभी मैं आपको आगे समझाई हूँ कि सरल वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यानी एक वाक्य में कई उद्देश्य और कई विधेय एक साथ हो सकते हैं, लेकिन सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि सरल वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय नहीं होंगे। अगर होते हैं तो फिर वह आपका सरल वाक्य नहीं होगा। तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। आइए दो तीन उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसकर बोला। अब आप देखेंगे कि मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। मैं बताई हूँ कि वाक्य में जो कार्य करता है वह उद्देश्य होता है, तो मोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब मोहन हंस कर बोला। अब यहाँ देखा जाए अगर तो क्रिया हमको दो मिल रही है, एक हंसना और एक बोलना। इसलिए कभी भी विधेय को हम क्रिया नहीं कह सकते हैं। अब मोहन के द्वारा ही दोनों क्रियाएं की जा रही हैं, हंसना भी और बोलना भी, यानी अब यह विधेय हो गया, क्योंकि दोनों कार्य एक ही उद्देश्य कर रहा है। मोहन कार्य कौन कर रहा है, मोहन, तो मोहन उद्देश्य हो गया। और मोहन कार्य क्या किया है, तो हंसकर बोलने का कार्य किया है, यानी मोहन के द्वारा किया गया कार्य विधेय हो गया। हंसकर बोलना क्या हो गया, विधेय। यानी इस वाक्य में हमको एक उद्देश्य मिला है और एक विधेय मिला है। कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि मैम सरल वाक्य में एक क्रिया होती है,
लेकिन नहीं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी आपके सामने देखिए हमको यहाँ दो क्रियाएं मिल रही हैं। हंसना भी आप सभी जानते हैं कि क्रिया है और बोलना भी क्रिया है, तो हमको यहाँ तो दो क्रियाएं मिल रही हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सरल वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया मिलती है? नहीं, एक विधेय मिलता है। यानी सरल वाक्य में हमको सिर्फ एक उद्देश्य मिलेगा और एक विधेय मिलेगा। यानी कि एक उद्देश्य के द्वारा किया गया जितना भी कार्य होता है वह विधेय कहलाता है। तो हमको इसमें एक उद्देश्य मिला और एक विधेय मिला। आइए हम दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। तुम पढ़ कर सो जाना। तुम पढ़ कर सो जाना। अब इसमें अब बताइए उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य होगा तुम। इसमें उद्देश्य क्या होगा? तुम हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और पढ़कर सो जाना, पढ़कर सो जाना क्या हो जाएगा? विधेय। यानी तुम, उसको बताया जा रहा है उद्देश्य को कि तुम पढ़कर सो जाना। इसमें भी हम देखेंगे कि हमको क्रिया दो मिल रही है, एक पढ़ना और एक सोना। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया मिलती है, नहीं। हाँ, विधेय एक मिलता है, यानी एक उद्देश्य के द्वारा किया गया एक ही कार्य हमको मिलेगा सरल वाक्य में। यानी उद्देश्य जो भी एक बार में कार्य करेगा वह उसका विधेय होगा। तो एक उद्देश्य हमको मिला तुम, उद्देश्य क्या है इसमें का? तुम। और पढ़कर सो जाना उसका विधेय, यानी उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है कि तुम पढ़कर सो जाना, तो सो जाना हमारा विधेय हो गया। यानी एक उद्देश्य मिला और एक विधेय मिला। इस तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह हमारा सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। इसमें दो उपवाक्य नहीं होते हैं, इसमें दो उपवाक्य नहीं होते हैं। हमारा एक ही वाक्य शुरू से लेकर अंतिम तक चलता है, इसमें कहीं भी विराम नहीं होता है और न ही कोई समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ता है। अगर अब देख लीजिए, इसको अगर हमको संयुक्त वाक्य में बदलना हो कि तुम पढ़कर सो जाना, तो हम कैसे बदलेंगे? तुम पढ़ना, तुम पढ़ना और सो जाना, और सो जाना। अब अगर इस तरह का वाक्य आपके सामने आ जाता है तो देखिए बीच में हमको और समुच्चय बोधक शब्द मिल गया, और जो है हमारा बीच में समुच्चय बोधक शब्द मिल गया जो कि दोनों उपवाक्यों को परस्पर जोड़ दे रहा है। दोनों उपवाक्यों को परस्पर जोड़कर एक वाक्य बना दे रहा है। लेकिन सरल वाक्य में आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी आपको समुच्चय बोधक शब्द नहीं मिलेगा जो कि इसको अलग अलग बना दे। सरल वाक्य में हमको एक ही वाक्य मिलता है शुरू से अंतिम तक। इसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, यानी इसमें बीच में हम कहीं रुकते नहीं हैं, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि हमारा सरल वाक्य है। एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए। बादल घिरते ही, बादल घिरते ही मोर नाचने लगे, मोर नाचने लगे। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, आपको बताया गया है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? बादल। उद्देश्य क्या है? बादल। बादल जैसे ही घिरा है, बादल घिरते ही आपका पूरा उद्देश्य हो जाएगा। बादल घिरते ही इतना आपका उद्देश्य हो जाएगा। और जैसे ही बादल घिरा है तो कार्य क्या होने लगा है? मोर नाचने लगे, तो मोर का नाचना आपका विधेय हो जाएगा।
इसलिए आप अंतर समझ रहे होंगे कि कभी भी उद्देश्य को हम कर्ता नहीं कह सकते हैं और विधेय को हम क्रिया नहीं कह सकते हैं। तो एक उद्देश्य इसमें हमको मिला बादल घिरने का, बादल घिर रहा है हमारा उद्देश्य हो गया, और मोर नाचने लगे हमारा विधेय हो गया। तो हमारा वाक्य आप देखेंगे कि शुरू से अंतिम तक गया है, कहीं बीच में यहाँ विराम नहीं है। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। अगर आपके सामने ऐसे आ जाता है कि बादल घिरे और मोर नाचने लगे, तो वहीं आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बीच में और शब्द मिल रहा है। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, और मोर नाचने लगे। तो यहाँ आपको और शब्द बीच में मिल जाता है, समुच्चयबोधक अव्यय, जो कि दोनों वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ दे रहा है। तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन सरल वाक्य में कोई भी ऐसा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं मिलता है जो कि जोड़ता है। सरल वाक्य में हमारा एक ही वाक्य शुरू से अंतिम तक जाता है, कहीं भी इसमें विराम नहीं होता है, और इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। आशा है कि आपको सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। अब दूसरा देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद में। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में हम क्या पढ़े हैं कि एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। संयुक्त वाक्य में इसकी परिभाषा है, संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। दो क्रियाएं होती हैं तथा बीच में समुच्चयबोधक अव्यय दोनों क्रियाओं को जोड़ता है। दोनों क्रियाओं को जोड़ता है। यह आपको किताब से थोड़ा सा अलग हटके हम बता रहे हैं अपनी भाषा में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बहुत सारे बच्चे किताबी भाषा को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा आसान शब्दों में बना के अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अभी आप सरल वाक्य में देखे होंगे कि उसमें भी हमको दो क्रियाएं मिली हैं। हम बताए हैं, कई बार बताए हैं कि दो क्रियाएं इसमें भी मिलती हैं, लेकिन वह विधेय होता है। विधेय क्यों होता है? क्योंकि उसको बीच में कोई समुच्चयबोधक अव्यय नहीं जोड़ता है। थोड़ा सा आप समुच्चयबोधक अव्यय समझ लीजिए कि समुच्चयबोधक अव्यय क्या होता है। समुच्चयबोधक अव्यय वह होता है जो दो वाक्यों या दो शब्दों को परस्पर जोड़ता है। समुच्चयबोधक अव्यय क्या होता है? जो दो वाक्यों या दो शब्दों को परस्पर जोड़ता है। जैसे कि और हो गया, और, इसलिए, या, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। ये सारे आपके समुच्चयबोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन आदि, ऐसे सारे शब्द क्या होते हैं? आपके समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, जो कि दो शब्दों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं। तो संयुक्त वाक्य में निश्चित ही आपको ये समुच्चयबोधक अव्यय शब्द मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो किसी भी हाल में आपका संयुक्त वाक्य नहीं माना जाएगा।
संयुक्त वाक्य, संयुक्त मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त परिवार, सुने हैं आप? संयुक्त परिवार, जैसे कई परिवार आपस में मिल के रहते हैं, तो इसका नाम ही है संयुक्त वाक्य, यानी दो वाक्य इसमें मिले होते हैं। सरल वाक्य में सिर्फ एक वाक्य होता है शुरू से अंतिम तक। मैं कई उदाहरण देके आपको समझाई हूँ कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय उसमें होता है। कहीं भी कोई समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने का काम उसमें नहीं करता है। संयुक्त वाक्य में नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें दो वाक्य संयुक्त होते हैं, अर्थात आपस में मिल के रहते हैं दो वाक्य, और उन दोनों वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो है वह जोड़ने का कार्य करता है। अगर ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं कि जिसमें दो क्रियाएं हों और समुच्चय बोधक अव्यय उन दोनों क्रियाओं को परस्पर जोड़ दे रहा है आपस में, तो वहां संयुक्त वाक्य ही होगा। जैसे सरल वाक्य की कई उदाहरण में भी बताई हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि प्रथम आया तथा खेलने लगा, तथा खेलने लगा। प्रथम आया आपका एक वाक्य हो गया कि किसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह प्रथम आया। देखिए इसमें कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई उद्देश्य जरूरी नहीं है, लेकिन सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। प्रथम आया तथा, अब यहाँ तथा शब्द मिल गया जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। हमारा जो तथा है वह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। और खेलने लगा, खेलने लगा हमारा एक वाक्य हो गया, या कहें तो दो क्रियाएं हो गई, एक प्रथम आना एक क्रिया हो गया और खेलना एक अलग क्रिया हो गया। और इन दोनों वाक्यों या दोनों क्रियाओं को तथा शब्द आपस में जोड़ दे रहा है, यानी मिला दे रहा है और एक वाक्य बन जा रहा है। दोनों को एक वाक्य बनाने के लिए तथा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है, जो दोनों वाक्यों को परस्पर संयुक्त कर दे रहा है, आपस में मिला दे रहा है। तो ऐसे वाक्य हमारे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। अगर वहीं आपसे इस तरह कहा जाए कि प्रथम आते ही खेलने लगा, प्रथम आते ही खेलने लगा, प्रथम आते ही खेलने लगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है जो दोनों वाक्यों को परस्पर जोड़ता हो। कोई भी ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय शब्द नहीं है जो दोनों वाक्यों को परस्पर जोड़ता हो। एक ही वाक्य हमारा शुरू से अंतिम तक आया है कि प्रथम आते ही वह खेलने लगा, तो ये हमारे सरल वाक्य हो जाएंगे। यह वाक्य क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। और प्रथम आया तथा खेलने लगा, तथा शब्द बीच में मिल गया और दोनों वाक्यों को परस्पर जोड़ दिया, तो यह हमारे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। एक दो उदाहरण आप और देख लीजिए। सूरज निकला, सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज निकला हमारा एक वाक्य हो गया, फूल खिल उठे हमारा दूसरा वाक्य हो गया। या कहें तो इसमें दो क्रियाएं हैं, एक सूरज निकलने का कार्य हो रहा है और एक फूल खिलने का कार्य हो रहा है। इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं और इन दोनों क्रियाओं या दोनों वाक्यों को और शब्द जो समुच्चय बोधक अव्यय है दोनों को परस्पर जोड़ दे रहा है, एक ही में मिला दे रहा है। सूरज निकला और फूल खिल उठे।
और शब्द जो है इन दोनों वाक्यों को या दोनों क्रियाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे वाक्य हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। आप एक और देख लीजिए, दीपक पढ़ा लिखा, दीपक पढ़ा लिखा और अधिकारी बन गया, और अधिकारी बन गया। दीपक पढ़ा लिखा और अधिकारी बन गया। एक तो दीपक इसमें पढ़ने लिखने का कार्य कर रहा है और दूसरा अधिकारी बनने का कार्य कर रहा है, और इन दोनों कार्यों को या दोनों वाक्यों को और शब्द जो है वह जोड़ दे रहा है। और एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो दोनों वाक्यों को, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दीपक काफ़ी पढ़ा लिखा, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह अधिकारी बन गया। यानी हमारे ये दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को और शब्द जो है वह परस्पर जोड़ दे रहा है, इसलिए हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। तो इस तरह किसी भी वाक्य में आपको इसलिए, तथा, परंतु, किंतु, या, तथापि ऐसे शब्द अगर आ जाते हैं तथा, और आप देखेंगे कि दो क्रियाओं या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं, तो हाँ आपका संयुक्त वाक्य ही होगा। तो आशा है आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य के बारे में, क्योंकि मिश्र वाक्य थोड़ा सा इन दोनों से हट के है, अलग है, क्योंकि इसका नाम ही है रचना के आधार पर। रचना का अर्थ होता है बनावट। अब यहाँ हमको वाक्य के अर्थ से कोई मतलब नहीं है कि वाक्य के कहने का अर्थ क्या निकल रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ रचना यानी बनावट कैसी है वाक्य की, रचना के आधार पर जो वाक्य के तीनों भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, इसमें हमको वाक्य का बनावट देखना होता है, रचना देखना होता है, और फिर हमको पहचानना होता है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य एक ही वाक्य शुरू से अंतिम तक होता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य या दो क्रियाएं होती हैं, और उन दोनों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। मिश्र वाक्य इन दोनों से थोड़ा सा अलग हटके है और थोड़ा सा और विस्तार में उसको बताना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद एक तीसरा वीडियो भी इससे संबंधित हम बनाएंगे, जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद से, उस वीडियो में हम और सारी बातें बताएंगे। और 4 नंबर पूछा जाता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद से। आपके वीडियो में, आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियो ध्यान से देख लेते हैं, दूसरा मैं बनाऊंगी मिश्र वाक्य का, और तीसरा मैं बनाऊंगी कि बोर्ड पेपर में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन टच किए जाएंगे, ताकि जो भी आपका संदेह हो वो दूर हो सके कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उसके आंसर बताए जा सकते हैं। इसके लिए हम तीसरा वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके 4 नंबर एकदम फिक्स हो जाएं बोर्ड पेपर के लिए। तो इसके आगे का आप दूसरा और तीसरा वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।